अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना वो सहाफ़ी होने के दावेदार होते हैं। आजकल तो हर बंदा दावेदार है जिसके पास जो है वो मोबाइल है और वो मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए एक माइक मार्केट से सस्ते बारायत ख़रीद सकता है, तो वो सहाफ़ी समझता है अपने आप को। ऊपर से उसका यूट्यूब चैनल भी होता है, वो जो उसके अंदर वाहियातियाँ और बकवासियात हैं वो करता है। तकलीफ़ की और दुख की बात यह है कि वो वाहियातियाँ और तकालीफ जो हैं वो बिकती भी हैं आगे। उसके व्यूज़ जो है ना वो 10-10 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख आए होते हैं। और हमने जिन्होंने सहाफ़त के अंदर सारी उम्र गुजार दी, सहाफ़त करने में भी और सहाफ़त पढ़ाने में भी, साढ़ा 20,000 ते जाके साढ़े व्लॉग दा साह निकल जाता। और ये भी बहुत है, मतलब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे मैंने सहाफ़ी देखे हैं बेचारे ही कहना चाहिए सोशल मीडिया के हवाले से, कि वो उनका व्लॉग इतना भी नहीं चलता, हालांकि वो हार्ड कोर ख़बर सहाफ़त के मयारात के मुताबिक कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं चलती, झूठ चल रहा होता। खैर एनी हाउ, अच्छा, इस झूठ को हमने बाकायदा पनपने दिया है, नज़रअंदाज किया है। पहले ये झूठ जो थे वो दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ होते थे, इंडिया के ख़िलाफ़, ये वो। इंडिया ने हमारे को 250-300 चैनल बंद भी करवाए थे इसी झूठ की बुनियाद के ऊपर, अगर आपको याद हो, यूट्यूब को शिकायत करके। और ये झूठिए जो हैं ये बहुत चीखे थे, ठीक है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं आज के मौजू की तरफ। वजाहत एस खान साहब जो हैं वो मॉन्स्टर हैं जो कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए तख्लीक किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रोटोकॉल इस अमर की इजाज़त नहीं देता कि कोई जर्नलिस्ट दौड़ लगा के उसके पास पहुँचे और उसके मुंह के अंदर माइक तो न दे। मतलब किसी की हिम्मत नहीं है। मेरा मतलब है कि अगरचे डिफेंस मेरी कभी बीट नहीं रही, लेकिन जब मुशर्रफ साहब ने माशाल्लाह लगाया और मुशर्रफ साहब को इकॉनमी का हैज़ा हुआ और उन्होंने 5 पॉइंट इकनॉमिक रिवाइवल का एजेंडा दिया, जिस पे मैंने बहुत कुछ लिखा और फिर मैं चुका भी गया। कमर का जो डिसलोकेट हुई थी ये उस तशद्दुद के दौरान हुई थी कि मैंने कहा जनाब वो 5 पॉइंट उन्होंने दिए हैं, मईशत 5 पॉइंट थे कि 7 पॉइंट थे, वो मुझे तो उस वक्त तो रटे गए हुए थे ना, तो वो दिए हैं। तो मैं बीइंग इकनॉमिक जर्नलिस्ट मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं भी ना, वही 5 पॉइंट छाप के तो पागल हो जाऊं, फारग हो जाऊं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। असी नलायक स्टूडेंट फिर भी नहीं समझे। तो एनी हाउ, तो उस वक्त जो था वो उस वक्त मैंने उनको कवर किया। हालांकि वो उस वक्त काबज़ थे एक सिविलियन ओहदे के ऊपर, माशाल्लाह लगाया हुआ था, शौक़ बड़ा था उनको बोलने का, हर फंक्शन में पहुंच जाते थे, हर मौजू के बारे में उनको था, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है। अल्लाह के पास चले गए, अब उनका क्या उनके बारे में करना या उनकी मिमिक्री करना। लेकिन वो ये बार बार कहते थे और बंदे को इरिटेशन होती थी यार। मतलब हमारे दोस्त रफ़ीक गौरी साहब जो थे उनको पहला हार्ट अटैक उस दिन हुआ जिस दिन एक ब्रिगेडियर साहब, बल्कि ब्रिगेडियर साहब थे या मेजर जनरल साहब थे, वो PTV के एक प्रोग्राम में बैठ के कबड्डी खेलने के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे वर्दी में बैठ कर। उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। उन्होंने हार्ट अटैक हो गया बेचारे ने, और फिर वो बस जब दूसरा तीसरा हुआ तो वो इस दुनिया से चले गए। मतलब कि ये उस वक्त सूरत हाल थी। कबड्डी ककोल दे विच कबड्डी सिखाई जाती है ना। एनी हाउ, आगे चलते हैं। तो वो जो साहब थे वो मुशर्रफ साहब को कवर करने के अलावा मेरा कभी भी कोई वास्ता नहीं रहा, मासवाए उठा के ले जाए जाने के। या ISPR जो है वो जर्नलिस्टों को बुलाता है तो उनकी ब्रीफिंग वगैरह के लिए या डी ब्रीफिंग के लिए जो बुलाता है, तो वो एक ऑफिशियल इंटरेक्शन होता है, उसमें तो मिलने में कोई हर्ज नहीं। इस पूरे सिस्टम की वायलेशन के अंदर अगर आपको याद हो तो ये वजाहत एस खान साहब जो थे ये भागे भागे बॉबी के पास जाते हैं, यानी कि राहील शरीफ के पास, और उससे सवाल पूछते हैं। और साथ ज़ाहिर जी जब जा रहे हैं माइक उठा के, साथ में इनका कैमरामैन भी है ना। अच्छा, जो कैमरामैन है तो उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होगा जिसने ऑडियो की फाइल उठा रखी, ऑडियो की वायर उठा रखी होगी। तो ये साहब उनके मुंह में माइक तुन देते हैं, उनसे 2-3 फिक्रे ले लेते हैं, और उसके बाद जनाब वो जनाब इनकी गुड्डी चढ़ती है मौसूफ़ की। अच्छा, मौसूफ़ ने प्रिंट मीडिया के लिए एक आध खबर दी और वो भी सरल अल माइडा की तरफ वापस मोड़ के मुँह तवज्जी। लेकिन बहरहाल चूँकि उस वक्त
पावर्स टू बी जो थी वो उस तरह की कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करना चाह रही थी, तो फिर 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग वालों ने वो उठा दिया, तो वजाहत अहसन खान साहब को भी उठा दिया। तो कहने का मतलब ये था कि वजाहत अहसन खान नामी मॉन्स्टर जो है वो उन्हीं का तख्लीक करता है। तो हर मॉन्स्टर जो होता है वो अपने खालिक को ज़रूर खाता है, हर मॉन्स्टर जो है वो अपने क्रिएटर को ज़रूर पहले कड़प करता है। तो वजाहत अहसन खान साहब पढ़ गए और उसको पढ़े हैं जिसने उन्हें मुनस्सा शहूद पर नहीं पहुंचाया, औज सरैया तक पहुंचाया था, यानी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। अच्छा, ये जो यूथिया मजहूल हैं या ये जो जनरेशन है, जनरेशन एक्स कह दें, जो कि फैज़ हमीद साहब ने अंडों में से निकाली थी, बल्कि फैज़ हमीद साहब को तो निकाली मिली थी, ये पाशा और उनकी तख्लीक हैं। इस जनरेशन के पास जो है ना, चूँकि तरबियत उनको दिलाई गई है आला मकामात से, तो वो कहते हैं कि कोई ना कोई हथियार बना के रखना चाहिए, वो जिसके गले गाटे में फिट आए फिट कर देना चाहिए। अब अरशद शरीफ साहब मरहूम जो हैं, वो इमरान खान कहता है कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि तुम मुल्क से निकल जाओ। अरशद शरीफ पेशावर जाते हैं, जहाँ पे कोर कमांडर फैज़ हमीद साहब होते हैं। वहाँ से ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अंदर जो है चीफ़ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल पहले हमें बताया गया, बाकायदा वो फुटेज दिखाई गई कि चीफ़ मिनिस्टर KPK का प्रोटोकॉल अफसर है जो उसको बगैर चेकिंग के जहाज़ पे सवार कराने आया है, और वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से दुबई से चले जाते हैं, फिर वो कीनिया, और कीनिया में वो मर्डर कर दिए जाते हैं। अब ये कहानी ये लाए हैं, मौसूफ जो हैं ये कहानी ये लाए हैं कि दरअसल अरशद शरीफ जो है इनको जो है पेशावर से सवार करवाया था फैज़ हमीद के स्टाफ अफसर ने। यहीं से बात गलत हो गई, क्योंकि जो वीडियो है उसके अंदर तो चीफ मिनिस्टर KPK का जो प्रोटोकॉल अफसर है वो लेके जा रहा है, उनको एस्कॉर्ट कर रहा है। यहीं से बात गलत होगी, लेकिन हम आगे चलते हैं। आगे मौसूफ फरमाते हैं, उन्होंने एक वीडियो लोड की है वजाहत अहसन खान साहब ने। आगे मौसूफ फरमाते हैं कि वहाँ से वो पेशावर से सवार होकर दुबई जाते हैं, फिर दुबई में इनको रिसीव करता है फैज़ हमीद का एक स्टाफ अफसर। अच्छा, फैज़ हमीद साहब जो थे वो कोर कमांडर थे, उनका स्टाफ अफसर दुबई में क्या कर रहा था? यूटीए, ठीक है ना भाई। हाँ, अगर आप ये कहते कि वो उस वक्त DG ISI थे, जो कि वो नहीं थे, तो फिर तो पता चलता है कि जी ISI चूँकि पूरी दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कोई ISI के किसी डिप्टी डायरेक्टर को कह दिया होगा, या किसी भी छुपे हुए जो है वो मारखोर को कह दिया होगा कि इसको वहाँ से लेके वहाँ पे छोड़ दें। अब यहाँ पे ये दूसरा झूठ बोलते हैं, और जो है उसके बाद वो कहते हैं कि वही जो हैंडलर है जो कि स्टाफ का बंदा था फैज़ हमीद साहब का, वो जनाब उनको कहता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रेशर बहुत पड़ रहा है, तो आप यहाँ से निकल जाएं। तो वो उसको वो जो है कीनिया के अंदर रहने वाले वकास अहमद और क्या नाम था उनके, खुर्रम अहमद के हवाले करता है या उसकी तरफ डिस्पैच कर देता है, और फिर खुर्रम अहमद और वकास अहमद को बकौल वजाहत अहसन खान के फैज़ हमीद के कहने के ऊपर जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। ये जो कहानी सुनाई है वजाहत अहसन खान के अंदर, इसके अंदर बड़े झोल हैं, और इस कहानी के ज़रिए ये एक कहानी बना के रखी हुई थी। ये कहानी इससे पहले नवाज़ शरीफ के ऊपर फिट करने की कोशिश हो चुकी है कि अरशद शरीफ को नवाज़ शरीफ ने मर्डर करवाया था, तो वहाँ पे नहीं चली, वहाँ पे लंदन में फिट करने की कोशिश की गई थी ताकि नवाज़ शरीफ की वापसी को रोका जा सके। वो मुंह पे पड़ी, अब वो कहानी तो पड़ी हुई है, बनी बनाई पड़ी हुई, अब वो फैज़ हमीद के गाटे फिट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये फैज़ हमीद के गाटे फिट करने की कोशिश नहीं हो रही। अगर आप ये फैज़ हमीद को रेस्क्यू करने की भी कोशिश हो सकती, उसकी वजह ये है कि आज जो है यानी कि बुध के रोज़ जो है वो एक बयान हल्फी जमा कराया है जनाब अबसार आलम हैदर साहब। अबसार आलम साहब जो हैं वो मेरा उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का, अब तो दर्द का भी रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि सानू उन्होंने गोली वजी सी है, मैनू वैसे वजी सी, ठीक है। तो ये एक दर्द का रिश्ता है ना, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, ठीक है, वो फैज़ का है ना शेर, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारी याद में आएंगे गम गुसार चले, ठीक है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, उसके अंदर है ना ये शेर। उनके साथ दर्द का रिश्ता भी है। तो
انہوں نے ایک بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے کہ جب فیض آباد دھرنا ہوا تو اس فیض آباد دھرنے کے اندر جنرل فیض حمید صاحب ان کی آرم ٹویسٹنگ کس طرح کر رہے تھے، اور 92 ٹی وی چینل کا جو شیدہ ہے مطلب رشید صاحب جو بھی ہیں، وہ جو بدماشی فرما رہے تھے اس سے صرف نظر کرنے کا کیسے کہہ رہے تھے، اور 92 کو بند کیا تھا نا، وہ تو سیدھا جناب اس نے میڈیا اپنے چینل کو انارکی پیدا کرنے پہ لگا دیا تھا نا اس ناجائز فروش نے۔ تو پھر اس کو جب بند کیا تو فیض حمید صاحب نے کس طرح ان کا بازو مروڑ کے ان کو وہ چینل بحال کرنے کو کہا، اور جب انہوں نے نہیں کیا تو یہ جو ISI کے ڈسٹرکٹ کمانڈر لیب ہوتے ہیں انہوں نے لوکل کو فون کر کے کہا کہ چینل آن کریں، اور چینل آن کروا لیا گیا، آفیشلی انہوں نے نہیں کیا۔ تو وہ انہوں نے سارا ایک بیان حلفی لکھا ہے جس کے اندر کہا ہے کہ حسین حقانی اور نجم سیٹھی کے دکھانے کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو تھے ان کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ بھی رگڑے میں آنے والے ہیں اور آپ کی چڑیا بھی رگڑے میں آنے والی ہے، تو نجم سیٹھی صاحب پھر ان کا پروگرام بھی بند ہو گیا تھا، اور وہ پھر انہوں نے ولاگ شروع کیا، لیکن پھر ولاگ چھوڑ کے وہ لندن چلے گئے، اور لندن جا کے وہ کافی عرصہ خاموش رہے، پھر لندن سے انہوں نے ولاگ کیا، اور تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے جب تک کہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ ISI والی ڈیوٹی چھوڑ کے کہیں پشاور کو پیارے نہیں ہو گئے۔ اس وقت تک نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ واپس نہیں آئے، اور حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ تو پہلی بار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں پہلے سنا تھا امریکہ میں ہوتے ہیں، اب سنا دبئی میں ہوتے ہیں، تو وہ تو پہلے ملک سے باہر تھے۔ یہ بیچارے بھی جو تھے نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ اس وقت جسے کہنا چاہیے نا فیض حمید صاحب کا جو غضب تھا، غیظ و غضب تھا، اور اس کا سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوا تھا، کیونکہ فیض حمید صاحب کو چیفی جو تھی، چیف بننا جو تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا، باقاعدہ ان کی آنکھوں کے اندر جو تھے وہ ڈیلے نہیں تھے بلکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی چھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ کارٹون اگر آپ دیکھیں نا تو آنکھوں میں ڈالر سائن آ جاتے ہیں، ڈیلوں کی جگہ پہ، یہ جو ڈیلے ہیں ان کی جگہ پہ ڈالر سائن آ جاتے ہیں، نہیں، ان کے وہ پاور کی چھڑی نظر آ رہی تھی کہ اب میں نے جو ہے قمر جاوید باجوہ سے یہ چھڑی لینی ہے اور چیف بن جانا ہے۔ یہ باقاعدہ وہ یار پنجابی چ کہہ دے انے ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر لینے، تو وہ اس میں انے ہوئے ہوئے تھے، اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو بلڈوز کر رہے تھے۔ مجھے بھی ایک مشترکہ بندے کے ذریعے، ایک تو وہ خود ہوتے ہیں نا، تو پھر انہوں نے آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرے جیسے لوگوں کو آگے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت بلا جا، اس وقت سائیڈ پہ ہو جا، اس وقت اس کا اچھا خاک سر اس سے پہلے بھگت آئے تھے، اس نے کہا ایک دفعہ بھگت لیا ہے، اس دفعہ جو ہے نا وہ لے جانے کا تکلف نہیں کریں گے، وہ سیدھا سر تن سے جدا والی گل ہی اسی بچوں اپنی اپنے بھتیجیاں نوں یتیم ہوندے نہیں دیکھ سکتے، لہذا تیری مہربانی تھوڑی جی بلا جا، تھوڑا جا ہلکا کام کر دے، ہاتھ ہلکا کر لے۔ اس وقت ایک سے زائد لوگ جو ہیں وہ مجھے یہ بات سمجھائی انہوں نے، اور آپس دی گل میں بھی اندروں یہ رکھ گیا، انہوں نے کہا اس وقت وہ ہر چیز پہ اترا ہوا، رستے میں جو چیز آئے گی، افراد آئیں گے، ادارے آئیں گے، وہ اڑا کے رکھ دے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے اندر وہ اترا ہوا ہے کہ اب میں نے چیف بننا ہے اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے نکل جانا ہے۔ اور خیر وہ اس وقت کا تھا۔ تو فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے جناب جو کچھ کیا اس کے بارے میں ابصار عالم حیدر صاحب نے بیان حلفی سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے۔ تو جو وجاہت ایس خان نے کہا ہے یہ سپریم کورٹ میں ابصار عالم کے بیان سے توجہ ہٹانے کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانسٹر تھا وہ اپنے خالق کو پڑ گیا ہے۔ دونوں میں سے کون سی بات درست ثابت ہوتی ہے یہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب کی روایت ہے کہ فیض حمید صاحب ٹوٹل سکون میں ہیں، انہیں ان معاملات سے پرے کا کے برابر بھی پریشانی نہیں ہے۔ تو پریشانی کنوں ہے ایسی تو ہم دساں گے اگلے ولاگ دے وچ، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔